क्योंकि इस जर्नी की शुरुआत तब हुई थी जब मैं आई गेस 13 साल का था। तो होटल के सामने 3 लोगों ने मुझे घेर लिया, तुम मुझे इतने पैसे दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर देंगे। तो मैं रात के 1-2 बजे लोकल नेपालीज के साथ में एक टोंगा गाड़ी में बैठ के मुंह ढाक वाक के ऐसे छुपा के बॉर्डर क्रॉस करके गया था मैं। दुबई दुनिया की सबसे सेफ जगह है। ओके। दुबई में क्राइम नहीं होते, बहुत एकदम मिनिमल क्राइम होते हैं, चोरी चकारी नहीं होती है। दुबई की पुलिस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट, सबसे कोऑपरेटिव पुलिस है। आप अगर कुछ कंप्लेन लेके जाओगे तुरंत एक्शन लेंगे। मैं एक टी शर्ट, एक शॉर्ट और एक चप्पल पहन के निकला था और एक बैग लेके। जो मेरा पूरा लगेज था, इवन मेरे जूते तक भी, मैं चप्पल पहन के निकला था, इवन मेरे जूते तक भी उसी में थे। पूरा बैगेज है, सब गायब। ऐसी जगह पे था कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो भी जाए तो मैं घर वालों को कॉल भी नहीं कर सकता। मैंने उनको बोला, सर मेरा सामान पूरा चोरी हो गया। जो उस वक्त उनका जवाब आया वो ये था, तुम्हारा सामान तुम जानो, तुम्हारी गलती। मुझे पता था कि मैं डेवास्टेट हो चुका हूँ, मेरी सब कुछ मेरा खो चुका है, मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, मैं इस टाइम एकदम बहुत खराब स्टेट पे हूँ, मुझे पता था। तो अब मुझे क्या चीज़ रोक रही जिंदगी और दुनिया को और दुबई को और अपने ट्रिप को एंजॉय करने के लिए। मेरे पास कपड़े नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक कपड़े पे घूमूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लोगों से हेल्प मांग के घूमूंगा, डोनेशन मांगूंगा, नाच करता दिखाऊंगा, कुछ भी करूंगा, पैसे कलेक्ट कर लूंगा मैं वहां पे। और किस चीज की कमी है तेरे पास? घर वालों से बात नहीं कर पा रहे, दिल पे हाथ रख, घर वाले तो साथ में। एक 13 साल का लड़का नागपुर के अनजान सड़कों में भटक रहा है, पैसे लूट लिए गए हैं, आगे क्या करेगा? डर न लगे इसलिए इंस्टाग्राम पर 2.5 घंटे लाइव आ गया। एक 17 साल का लड़का दुबई पहुंचता है, एयरपोर्ट पर सारे सामान चोरी, कपड़े, लत्ते, इलेक्ट्रॉनिक सब चोरी। 10 दिन रुकने हैं, कैसे करेगा? एक 15 साल का लड़का बस के रास्ते नेपाल पहुंचता है, कपड़े ढांक कर, न कोई कागज है न कोई डॉक्यूमेंट। जब पहुंचता है तो देखता है कि सारा सामान खराब हो गया, सारे कपड़े लत्ते, सारे पैसे, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स। 2 ऑप्शन बचते हैं कि वापस जाए या आगे संघर्ष करे। इस दौर का एक शेर है, एक स्लैंग है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। इसे फिर से लिखने की जरूरत है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे घूमोगे फिरोगे तो बनोगे लाजवाब और शानदार, बिल्कुल आज के हमारे गेस्ट की तरह, जिनका नाम है वैभव पाठक। वर्ल्ड्स यंगेस्ट इंटरनेशनल सोलो ट्रैवल ब्लॉगर है और इन्होंने जिंदगी सीखी है अनजान शहरों में, अनजान रास्तों में भटकते हुए, अनजान लोगों से बातचीत करके और अनजान जंगलों की हवाओं से, उनके पेड़ पौधों से। इन्होंने चरितार्थ किया है निदा फाजली साहब का वो शेर जिसमें वो कहते हैं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है जरा किताबों को हटा कर देखो। चलिए देखते हैं इनकी जिंदगी और सीखते हैं इनसे, खोलते हैं इनकी ट्रैवल डायरी। चलिए मिलते हैं। वेलकम वैभव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। वैभव यंगेस्ट सोलो इंटरनेशनल ट्रैवल व्लॉगर इन द वर्ल्ड हैं एट द एज ऑफ 18। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस वैभव आपको। बिल्कुल। पहला सवाल मैं आपको ये शुरू करूंगा कि इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? इस जर्नी की शुरुआत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से तो, मेरे लिए, क्योंकि इस जर्नी की शुरुआत तब हुई थी जब मैं आई गेस 13 साल का था। 13 साल से एक्चुअली मैंने इंडिया घूमना चालू किया। इसकी शुरुआत तो उसके भी बहुत बहुत पहले से हो गई थी। लगभग से मैं उस टाइम 9 या 10 साल का था। तो मैं क्या करता था कि मैं ना घर से ऐसे ही पैदल पैदल घूमने निकल जाता था कहीं भी। तो ऐसे मेरी मम्मी उसके बाद खुश नहीं आती थी मुझे। तो मेरे घर में पहले से ऐसा एक माइंडसेट था कि ये लड़का ये ऐसा ही है, ये कहीं भी घूमने निकल जाता है। उसके बाद पहले तो 9-10 साल की उम्र में मैं गली गली घूमता था। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, साइकिल आई हाथ में, तो साइकिल पकड़ के मैं चलने लगा दूसरी कॉलोनियों में। अब दूसरी कॉलोनियों में जाता था मैं भटकने, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। मेरे घर वाले घबराते थे कि कहाँ चल दिया हमारा बच्चा, घूम घूम तो नहीं जाएगा, कोई पकड़ तो नहीं लेगा, उठा तो नहीं लेगा। डर माँ बाप को तो रहता है शुरू से कि हमारे बच्चे को कोई लेना जाए। हमेशा कदर करते हैं माँ बाप, अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं, पैम्पर्स जरूरी होता है बचपन में। तो उस टाइम मैं ऐसे ही घर से निकल के कहीं भी चल दिया करता था। तो मेरे घर वाले इस माइंडसेट प्रिपेयर हो गए थे कि हमारा बच्चा घूमने फिरना बहुत शौकीन है इस चीज का। तो ऐसे ही घूमते घूमते एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, गलियां कॉलोनियां तो बहुत घूम लिया, अब मुझे जाना है कहीं बाहर, रायपुर के बाहर। क्योंकि ऐसा कोई कर नहीं रहा था, क्योंकि मैं फैमिली ट्रिप्स पे भी जाता था अपने घर वालों के साथ में। तो हमेशा एक ना रिस्ट्रिक्शन रहता था, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, कोई पकड़ लेगा। कभी कहीं कहीं गलती से बीच किनारे चल दिए, उस एरिया के आगे मत जाना वरना डूब जाओगे, उस एरिया के पहले रहना, रेती के मत खेलना, ये मत करना, उसके पास मत जाना, ये मत करना। हर बच्चे की जिंदगी में ये होता है, सबके साथ ये होता है, और ऑब्वियसली होना ही चाहिए, क्योंकि कई बार गलतियां हो जाती है अगर ध्यान ना दिया जाए तो। मुझे ये चीज पसंद नहीं आती थी, मेरे को रहना है भैया आजाद,
मुझे पता है मेरे सामने समुंदर है, समुंदर कितना गहरा है। अगर मुझे मन करेगा समुंदर में जाने का, मैं चाहता हूँ कि मैं समुंदर की गहराई को खुद से नापूं, उसमें जाके डूब के नापूं। और अगर मुझे मन करेगा कि नहीं, मुझे दूर रहना है, दूर से ही देखना है, दूर से उसकी खूबसूरती निहारनी है, तो भी मैं वो खुद से करूँ। तो खैर समुंदर तो बहुत दूर की बात थी। पहले तो मेरे को दूसरा शहर निहारना था कि कैसे होते दूसरे शहर, और दूसरे शहरों में खुद से अगर इंडिपेंडेंटली जाओ तो कैसा फील होता है, कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो जब मैं 13 साल का था, तब मैं सबसे पहली बार बहुत ज्यादा जिद करके मैंने सबसे पहले तो गूगल मैप्स खोला। गूगल मैप्स में मैंने पहले पूरा खसकाया कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। छत्तीसगढ़ का एरिया मेरे को समझ नहीं आया। मेरे को बोला यार जगदलपुर में जा चुका हूँ, कांकेर बस्तर में जा चुका हूँ, सब जगह में जा चुका हूँ, छत्तीसगढ़ का तो नहीं जाना है मुझे कहीं भी। मुझे जाना है छत्तीसगढ़ के बाहर। अब छत्तीसगढ़ के बाहर आ रही थी बाकी जगह है, जैसे कि महाराष्ट्र है, बाकी आपका उधर एमपी वगैरह है। तो अब इन जगहों में भी कितना दूर जाऊं मैं। 13 साल की तो उम्र है मेरी, बहुत छोटी क्लास में था मैं उस वक्त में। दरअसल मीन्स 9th क्लास में रहोगे शायद, और है? छोटा था शायद मैं, 8th या 9th में, सही है, बहुत 8th छोटे 9th में थे था, आप। बहुत छोटा था मैं, 8th में या 9th में ही था। तो मैंने सबसे पास देखा, क्योंकि मेरा मेरा घर जहाँ पर है, मेन नेशनल हाईवे पर ही है मेरा घर। तो मैं जहाँ घर से निकलता था, तो मेरे घर के सामने ऐसा एक बड़ा सा बोर्ड था जिसमें मुझे सबसे सामने में लिखा हुआ दिखता था नागपुर 299 किलोमीटर्स। तो मेरे दिमाग में आ गया चलो भैया नागपुर चलते हैं, क्योंकि नागपुर ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ के बाहर भी है, और छत्तीसगढ़ के बाहर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र अपने में एक बहुत बड़ा स्टेट है, उसमें मुंबई है, पुणे है, ऐसी बड़ी बड़ी जगह जो मैं बचपन में सुन के बहुत एक्साइट होता था। तो मेरे लगा कि मैं महाराष्ट्र में अगर एक बार कदम रख दिया तो मैं बहुत एकदम खुद का सीना चौड़ा कर लूंगा कि देखो भाई मैं महाराष्ट्र जाके आया हूँ अकेले। मेरे लिए तो वही ज्यादा बड़ी बात थी। मेरे लिए ये नहीं था कि मैं नागपुर जा रहा हूँ, मेरे लिए ये था कि मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ अकेले। मैंने बहुत जिद करी घर में, नहीं माने, रोया धोया, नहीं माने। मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा मम्मी, लेकिन मेरे को आप जाने दो, नहीं माने। बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। बोले कि बेटा तेरे साथ कुछ हो जाएगा, कोई पकड़ लेगा, कोई उठा के ले जाएगा, कोई कुछ कर लेगा, हम क्या करेंगे, कहाँ खोजेंगे देखो। मैं बोला मम्मी मेरे को इतना पता है कि आप जो बोल रहे हो सही है, लेकिन मुझे खुद में एक विश्वास है कि मैं पैदा हुआ हूँ तो मैं रिस्क लेके दुनिया की जितनी बड़ी से बड़ी एडवेंचर है, जितनी बड़ी से बड़ी पॉसिबिलिटीज है, सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए पैदा हुआ हूँ। इतनी बड़ी सेंटेंस तो मैं बोल नहीं पाता था तब, मैं कुछ बहुत सिंपल ही बोला हूँ, पर ऐसा ही कुछ मैंने बोला था कि मैं मम्मी बस करना चाहता हूँ, तो मेरे को जाना है। मम्मी बोले घर वालों के साथ चल ले किसी को लेके। मैं बोला नहीं, अकेले ही जाऊंगा, जाऊंगा तो फिर जैसे तैसे मना के, अब मैं कैसे मनाया वो प्रोसेस तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं मना लिया। मैं गया सबसे पहला ट्रिप अपना नागपुर। जिस बार मैं नागपुर गया था 13 साल की उम्र में, मेरे साथ बहुत सारी दिक्कतें हुई थी उस ट्रिप में, वो बताना है अभी। बिल्कुल। तो वो पहले बार में क्या वो सबसे डेंजरस चीज हुई जैसे लगा कि यार ये नहीं होना था, यार ये खतरनाक था? बहुत बहुत मेरा पहला एक्सपीरियंस जितना अच्छा था उतना ज्यादा बुरा भी था, क्योंकि पहली बार मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे लगता था कि दुनिया के सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, सब एकदम फ्रेंडली होते हैं, सब मेरे माँ बाप जैसा प्यार करेंगे मुझे। तो मैं इतना ज्यादा ट्रस्ट कर लिया था लोगों पे। तो मैं जब मैं घूमने गया वहां पे, तो मेरे को ऐसा आइडिया नहीं था कि कैसे घूमते हैं किसी शहर में। मैं बस पहुंच गया था, बस से गया था मैं उस टाइम पे। अच्छा। तो मैं बस स्टेशन पे उतर गया नागपुर के, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या करूंगा नागपुर में। तो मैंने एक ऑटो वाले से बात करी जो मेरे सामने आए। अब उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा स्कैम किया, मुझे घूमना था नागपुर पूरा। अब उन्होंने मुझे नागपुर घुमाना छोड़ के, मतलब मेरे साथ ऐसा स्कैम किया, मुझे दिन भर यहाँ से वहाँ, वहां से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहां से वहाँ लेके गए। बहुत सारे गलत काम भी किए उन्होंने जो मैं बताना नहीं चाहता। मतलब उन्होंने पर्सनली बहुत सारे गलत काम किए। मैं ऑटो में बैठा रहता तो उनको मैं देख रहा हूँ सामने जाके अपने दोस्तों के साथ मतलब गलत सलत काम कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, मैरिजुआना कर रहे हैं। तो मैं समझ नहीं आता था, पर मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है, घूम तो रहा हूँ शहर में। मैं मुझे टूरिस्ट प्लेसेस नहीं घुमा रहे थे, वो अपना बस मीटर बढ़ा रहे थे। तो पूरे दिन भर उन्होंने मुझे यहाँ से वहाँ लेके गए। और मैं एक बहुत छोटा सा बजट लेके गया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरी बहुत सेविंग की अमाउंट थी। लगभग मेरे ख्याल से 3 या 4 हज़ार रुपए थे, उसमें मैं नागपुर घूम के आना चाहता था। तो मेरी उनसे बात हुई थी कि 2,500 रुपए में आप मुझे पूरा नागपुर घुमाएंगे, बाकी मेरा पर्सनल एक्सपेंस रहेगा। तो उन्होंने मुझे एक भी जगह नहीं घुमाई, सिंगल जगह भी नहीं घुमाई। और मुझे लास्ट में इन दी एंड ऑफ द डे मेरे होटल ला के छोड़ा, और मुझसे 4,000 की डिमांड कर ली सीधा। 4,000 की। और इतने वो दिमागदार थे। मैं देखे छोटा सा बच्चा था, और मैं उस टाइम बहुत एक्साइट था। मेरे हाथ में एप्पल की वॉच थी उस टाइम पे, और आईफोन भी था मेरे पास, एक 6s था शायद उस वक्त पे। तो मैंने उनको बड़ा एक्साइटिंगली दिखाया था कि देखो मेरे पास देवी वे 6s है, मेरे पास आईफोन है। वो खुद से पूछा ताकि वो समझना चाहते कि क्या इसके पास पैसे हैं। तो वो समझ गए थे कि ये पैसे इससे हम लूट सकते हैं। तो उन्होंने देखा मेरे हाथ में एप्पल की वॉच है, आईफोन है, सब कुछ है। तो इन द एंड ऑफ द डे वो एक किसी ऑटो में जब मुझे होटल छोड़ने जा रहे थे, तो एक बहुत ऐसा बल्कि इंसान को बिठा लिया उन्होंने, ताकि मुझ पर दबाव बना पाए होटल के सामने जाके। तो होटल के सामने 3 लोगों ने मुझे घेर लिया,
तुम मुझे इतने पैसे दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर देंगे। मेरे दिमाग में उस वक्त इतना भी नहीं आया कि मैं जाके पुलिस वालों को बोलूँ कि मैं पुलिस पे कंप्लेन कर दूंगा कि आपने क्या क्या किया है। मैं ये भी नहीं बोल पाया, ना मैं उन पे ऑब्जेक्शन उठा पाया। मेरे दिमाग में बस ये था कि मुझे किसी गलत पंगे में नहीं फंसना है, क्योंकि मेरे माँ बाप घर पे वेट कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा। तो मैंने बस उनको कैसे भी पैसे दे दिए। उसके बाद मुझे पकड़नी थी बस रायपुर के लिए। अब मुझे कोई आइडिया नहीं था, रात हो चुकी थी, 11 बज चुके थे। और मैंने ऑनलाइन ही एक बस दिखी थी जो 11:30 बजे की थी, हैदराबाद से आ रही थी, जो नागपुर होते हुए रायपुर जाती। तो मैं चल दिया बस स्टैंड। अब बस स्टैंड जाने के लिए भी वहां से बस स्टैंड बहुत दूर था जिस जगह पे मैं था। मैं जैसे तैसे ऑटो लेके वहां पे पहुंच गया, पूरा इलाका सुनसान, एक बंदा नहीं वहां पे। अब रात के 11 बजे, 11:30 बजे बस आई नहीं कोई भी। 12 बज गए, 1 बज गए, 1:30 बज गए, मैं उस रोड पे अकेला खड़ा हूँ, 13 साल का लड़का। अब मैं वहाँ सोच रहा हूँ कि मैं अब क्या करूँ। अब मेरे पास ना वापस जाने का कोई जरिया है, क्योंकि ना कोई ऑटो है, ना कोई व्हीकल है, ना कैब है यहाँ पे, ना यहाँ पे कोई बस आ रही है, ना कोई इंसान दिख रहा है। मैं इंस्टाग्राम पे लाइव चले गया कि कम से कम लोग आएंगे तो मेरा टाइम पास हो जाएगा उसमें। मैं किडनैप होऊंगा तो लोग मुझे किडनैप होते हुए देखेंगे, लाइव देखेंगे कम से कम कुछ तो हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मैं बढ़िया लाइव में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं। मैं लाइव में, मेरे उस वक्त 6 7 8 9 10 कुछ लोग आए थे, उनके साथ मैं इंजॉय कर रहा हूँ बहुत आराम से कि देखिए सड़कों पे। हाँ, सड़कों पे मैं जाके कहीं भी बैठ जा रहा हूँ, किसी भी घर के सामने झांक रहा हूँ, कुछ भी। अरे रात की बात थी है ना, 1:30 2 बजे की। बाप रे। और अकेला बच्चा वहां पे खड़ा है कि कोई मतलब कोई पूछने वाला भी नहीं वहां पे। मम्मी पापा को भी कैसे कॉल करूं बताने के लिए, वो भी घबरा जाते। मैं बस वालों को कॉल कर रहा हूँ, बस वाले बोल रहे कि सर बस लेट हो गई है, 4 घंटे बाद आएगी बस। मैं परेशान हो गया, मैं क्या करूं करके। मैं इंस्टाग्राम उस दिन 3 घंटे लाइव गया था। 3 घंटे लाइव? 3 घंटा मैं लाइव था। उस वक्त मेरे सामने से व्हाइट कलर की वैने जा रही थी इको, तो देख के डर लग रहा था भैया कहीं भी इमेज वैसे ही है कि शटर खोलो लेके चलो, घस से घुसा है वो मारने चले भैया, चलो घूम के आते हैं। बहुत डर लग रहा था उस वक्त मुझे। लेकिन मैं ऐसे वैन भी आ रही थी ना, तो लाइव में दिखा रहा हूँ, हेलो गाइस देखिए वैन जा रही है सामने से। मैं बहुत चिल मोड में था उस वक्त, बहुत चिल मोड में था। मतलब डर था, बहुत ज्यादा डर था अंदर से, पर मैं दिखाने नहीं चाह रहा था खुद को, क्योंकि मुझे पता था कि मैं खुद को अगर दिखाऊंगा कि मैं डर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं उस वक्त एकदम शिवर हो जाता। तो मैं करा नहीं बिल्कुल भी वैसा। मैं बस कैसे भी हिम्मत रखा, लाइव गया 3 घंटा, लोगों से बातचीत करी मैंने। जैसे तैसे सुबह हो गई, यही करते करते 5 बज गई, बस तो आई नहीं। मैं जैसे तैसे उस वक्त सुबह एक ऑटो वाला आया मुझे, ऑटो वाले पे भी भरोसा करना रिस्क है रात को। एक ऑटो वाला आया था रात को, वो बोला कि चलो मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन उसके साथ नहीं गया मैं, क्योंकि मुझे लगा रिस्की है बहुत ज्यादा, क्योंकि एक ऑटो वाले से मेरा वैसे ही खराब हो चुका था। तो उसके बाद 5 बजी, 5 बजे मैं स्टेशन गया, नागपुर स्टेशन। वहां से मैंने इंटरसिटी ट्रेन पकड़ी और मैं रायपुर आ गया। मेरा ये एक्सपीरियंस जितना अच्छा था उससे उतना ही ज्यादा खराब भी हो गया था, जिस वजह से जैसे मैंने, मेरे लिए एक ट्रिप पे जाना सबसे बड़ी बात यही थी आज के वक्त में भी। अगर हम स्किप फॉरवर्ड करें आज के लिए भी, तो मेरी सबसे बड़ी जो खुशी होती है एक ट्रिप पे जाने की, लोगों को जानना कि दुनिया में किस तरह के लोग होते हैं, क्या इमोशंस होते हैं आपस में, किस तरीके से लोग दूसरों को देखते हैं, दूसरों की जिंदगी में कैसे इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ी बात है। उस वक्त मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि लोग कैसे होते हैं, मेरे लिए बहुत खराब एक्सपीरियंस था वो। उस वक्त मेरे हिसाब से मेरे लिए ऐसा था कि अगले ट्रिप में भी जाऊं तो मैं तो हमेशा डरा हुआ रहूंगा कि किस पे भरोसा करूं, किस पे नहीं करूं। लेकिन मेरी पहली ट्रिप यही थी नागपुर की, और ऐसी ही थी। और घर बताइए बात? घर में नहीं बताई मैंने आज अब तक नहीं बताई। अब सुन लेंगे। अब सुन लेंगे। थोड़ा बहुत मैंने बताया था, थोड़ा बहुत हल्का बहुत बताया था, लेकिन एकदम डीपली नहीं बताया था। मेरे साथ गलत हुआ, कुछ ऑटो वाले ने स्कैम किया, इतना बताया, पर इतना अच्छे से नहीं बताया कि इतनी बुरी कंडीशन में था मैं, क्योंकि इवेंचुअली मुझे आगे ट्रिप्स पे जाना था और मेरे घर वाले इसी पे डर जाते, और मैं वो नहीं चाहता था। मुझे पता था कि आगे आगे जाके बता ही दूंगा कभी ना कभी। अब तक नहीं बताया, लेकिन इस पॉडकास्ट से पता चल जाएगा। सीक्रेट रिवील। वैभव पाठक एक्सपोज्ड। अच्छा, एक और कि अभी तक आप कहाँ गए हैं? ये भी अब इंडिया मैंने पूरा घुमा हुआ है। मैं 13 इयर्स की एज से स्टार्ट किया था मैंने। नागपुर मेरी पहली ट्रिप थी, तो मैंने इंडिया उसके बाद पूरा इंडिया के बाहर, हाँ पूरा इंडिया मैंने एक्सप्लोर किया 17 की एज तक। 17 में मैंने सोलो इंटरनेशनल चालू किया घूमना। सबसे पहली मेरी सोलो इंटरनेशनल ट्रिप दुबई थी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। नहीं सॉरी, दुबई नहीं, मेरी नेपाल थी। नेपाल बहुत पास भी है। नेपाल तो पास में है, फिर भी इंटरनेशनल कंट्री। वो भी मैं तब गया था जब मैं अपने घर वालों के साथ गाँव गया था, पटना। मेरा गाँव, मेरे पापा का, दादा दादी का घर वहीं पे। तो मैं उन लोगों के साथ पटना गया था। पटना से बहुत पास पड़ता है बिहार से, तो मैं वहीं से भाग के निकल गया। मैं गाँव गया था। बाइक से गया था? कैसे?
नहीं, मैं बस पकड़ के पहले मुजफ्फरपुर मोतिहारी करते करते मैं रक्सौल गया, रक्सौल से बीरगंज, बीरगंज से मैं बॉर्डर भी उस वक्त इवन मतलब मैं कैसे क्रॉस किया था मुझे डर लगता था, मेरे पास ना वीजा था ना पासपोर्ट, कुछ नहीं, खैर लगता नहीं है वहाँ के लिए, पर मुझे तो मैं लगता था ना कि मैं इंटरनेशनल कंट्री जा रहा हूँ, एक पासपोर्ट तो होना चाहिए एटलीस्ट अपने पास, तो बस पासपोर्ट भी नहीं था। तो मैं रात के 1-2 बजे लोकल नेपालीज के साथ में टोंगा गाड़ी में बैठ के मुंह ढाक वाक के ऐसे छुप छुपा के बॉर्डर क्रॉस करके गया था मैं। तो बजरंगी भाईजान फील आ गई थी मुझे उस वक्त भी। तो एक उसमें मतलब अंकल थे जिसमें मैं रिक्शा में बैठा था ना अंदर में, तो उसके अंदर एक अंकल थे और एक आंटी भी थी, तो मैंने उनको बताया मेरे को डर लग रहा है, मैं अकेले जा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरा मुंह ऐसा ढाका किसी कपड़े वपड़े से, बोले चुपचाप बैठना, कोई गार्ड आएगा तो चुपचाप बैठे रहना, तो चल देना। तो मैं वैसे करके नेपाल चल दिया था। नेपाल की ट्रिप भी मेरी बहुत एक्साइटिंग थी, लेकिन पहले बताता हूँ कहाँ कहाँ गया हूँ। नेपाल के बाद में मेरी सबसे पहली सोलो इंटरनेशनल ट्रिप, प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रिप दुबई थी। दुबई के बाद मैं गया था थाईलैंड। थाईलैंड के बाद मैं गया हूँ अभी जो ये ट्रिप हुई है मेरी, पहले गया मैं वियतनाम, वियतनाम के बाद जापान, और जापान मेरी सबसे बेस्ट ट्रिप थी आज तक की। और ऐसे अगर आप कहेंगे जिसमें मैं जिंदगी की सबसे ज्यादा चीजें सीखा हूँ, सबसे ज्यादा मैं खुद को स्ट्रांग बनाया हूँ, वो नेपाल और दुबई की ट्रिप थी। अभी लेटेस्ट जापान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जापान का एक्सपीरियंस तो भाई एकदम ज्यादा ही, मतलब कैसे बताओ कि कुछ कह नहीं सकते उस बारे में। तो जापान मेरे लिए एक सपना था बचपन से, क्योंकि एनिमे हम सब देखते आ रहे, लोगों को पता नहीं, लेकिन डोरेमोन भी एनिमे एक तरीके का एनिमे ही है वो। तो डोरेमोन, शिनचैन, ये सब जापान में बना है, इनके अंदर कहानियां भी जापान से चालू होती है। द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है जापान को। डोरेमोन में से बड़ा बड़ा सूरज दिखता है उगते हुए, ढलते हुए, तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है हमको बचपन से। तो मेरे लिए सपना था जापान जाना। धीरे धीरे बढ़ते गया, सुनते गया जापान की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। थोड़ा और बड़ा हुआ सुना कि जापान के लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। थोड़ा और बड़ा हुआ सुना कि जापान में त्योहार, फेस्टिवल, कल्चर सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। तो ये करते करते मेरे लिए जापान एक अलग ही क्रेज बन गई, एक अलग ही दुनिया बन गई। तो आज भी मेरे लिए, चाहे यूएसए जाऊं आगे जाकर, मैं चाहे रशिया जाऊं, चाहे मैं यूरोप जाऊं, मेरे लिए जापान सबसे ऊपर रहेगा। कि जापान एक जगह भी वैसी है, जापान का मेरा एक्सपीरियंस भी वैसा था। जापान बेस्ट था, एकदम बेस्ट था, सबसे बेस्ट। अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो कहानी भी सुनाऊंगा मैं, कहानी हम आगे सुनाएंगे। अब सबसे हॉरिबल मोमेंट क्या था और हॉरिबल तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मेरे लिए सबसे एनकरेजिंग मोमेंट था। 2 ट्रिप्स पे था। पहला ट्रिप था नेपाल का, दूसरा ट्रिप था दुबई का। दुबई का बहुत ज्यादा ही ज्यादा मेरे लिए, मेरे लाइफ का बहुत कोर पॉइंट है वो एक तरीके से। जब अगर मैंने जो उस वक्त मैंने किया है, आज मैं जितने भी ट्रिप्स मार रहा हूँ, आगे मैं जितने भी ट्रिप्स मारूंगा, उसका सारा मोटिवेशन मुझे उसी ट्रिप पे आया है। और इसकी भी जो एक स्टार्टिंग थी वो नेपाल में हुई थी। दुबई का सुनना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, लेकिन मैं पहले नेपाल से स्टार्ट करता हूँ। जब मैं नेपाल जा रहा था, बहुत छोटी सी बात है, जब मैं नेपाल जा रहा था उस वक्त हुआ ये कि मैं बस से जा रहा था। तो मैंने जब बॉर्डर क्रॉस किया तो मुझे काठमांडू तक जाने के लिए एक बस लेनी थी। तो वो बस में क्या हुआ कि जब मैं बैठा, मेरे जस्ट पीछे वाली सीट पे एक बहुत एल्डरली वुमन बैठी थी। मतलब 2-3 लोगों का फैमिली का ग्रुप था और मैं आगे अकेले था। तो मैंने अपना लगेज अपनी सीट के नीचे रखा। मेरा लगेज उस टाइम मेरे पास कपड़े वगैरह थे, पैसे वगैरह थे, और कुछ कुछ सामान था, इलेक्ट्रॉनिक्स थे। तो मैंने अपना सामान पीछे रखा। 8 घंटे की वो ट्रिप थी। तो जब वो ट्रिप स्टार्ट हुई, उसके 2 घंटे बाद अचानक से मैंने अपना बैग, ऐसे कुछ सामान निकालना था मुझे, मैंने अपना बैग खसकाया और मैंने देखा कि मेरे बैग में पूरी उल्टी गिरी हुई है, बहुत सारी उल्टी। मतलब ऐसे क्वांटिटी में बताऊं तो लगभग 3 लीटर उल्टी गिरी हुई है उसमें, पूरा ऐसा फैली हुई है उल्टी ऐसे पूरा। मतलब तुमने इमेजिन करवा दिया यार लोगों को। मत करो। मैं तो देखा हूँ, मुझे याद आ जाएगा, पूरा सिनेरियो याद आ जाएगा मुझे। मतलब मेरा व्हाइट कलर का बैग था, मस्त येलो हो गया था, पूरा येलो ऑरेंज हो गया था, मस्त येलो हो गया था, पॉइंट टू बी सब्जी के साथ में। मैं देखा ये कैसे हुआ, मैं पीछे पलट के देखा तो मुझे पता चला 2 ही घंटे हुए तब तक मेरी, मतलब उस 8 घंटे की बस जर्नी में। पीछे पलट के देखा, मेरे पीछे वाली आंटी बहुत बीमार थी और उनको कुछ शायद तक अंदर से इंटरनल कुछ बीमारी थी, शायद तक ट्यूबरक्लोसिस था, ऐसे बाजू वाले ने बताया, कुछ भी था, उनको बहुत बुरा था। मैं उस टाइम हकबक आ गया एकदम। मैं बोला मैं क्या करूं। मैं आंटी को पूछा, आंटी ये क्या किया आपने? आंटी बोली मैं क्या जानूं, तुम्हारी गलती है, तुम क्यों बैग पीछे रखे। बोला वाह, ये कौन सी बात हुई। मैं बैग मेरा मेरे पैर के नीचे में, उनकी सीट पे भी नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन निकला हुआ था, शायद मुझे उतना अच्छे से नहीं पता, मैंने उसको दबा के रखा था। अब वो बैग कैसे सीधा हुआ मुझे भी ये भी नहीं पता है, चलते चलते शायद सीधा हो गया होगा। उन्होंने पूरी उल्टी कर दी, लेकिन वो सामने बैठी थी, पीछे बैठी थी। मैंने बैग नीचे रखा, वो मेरे जस्ट पीछे बैठी थी। तो मैंने पूछा आंटी ये आपने क्या किया। तो आंटी बोलती मैं क्या करूं, मेरी गलती है क्या, आ गई तो कर दी। मैं 5 मिनट के लिए सोचा, मैं एकदम ब्लैंक हो गया। अगला सवाल मेरा ये था, आंटी आप एटलीस्ट बता देते, अगर आपको आ रही थी तो मैं बैग आगे कर लेता, मैं क्यों बताऊं।
मेरे को आएगी तो मैं कर दूंगी ना, कि मैं तेरे को बताते रहूंगी। यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे। सुरक्षा ना करे, छाती से चिपका के रखे, टेप मार के, मत करे ऐसा। बिल्कुल। आपके पास जवाब भी नहीं रहेगा इस चीज का कि इसका हम क्या बोले जवाब। सामने वाली आंटी बोल रही है कि मैं क्यों बताऊं, मेरी क्या गलती है। अब मैं एकदम फ्रीज हो गया कि मैं बोला अब मैं क्या करूं। मैंने अपना बैग खोला, चेन जैसे तैसे मैंने खोली, देखा मेरे सारे कपड़ों पे उल्टी है। वो मतलब अंदर तक घुस गई थी ना, वो अंदर तक घुस गई थी। वो वाटरप्रूफ नहीं था। वो क्यों नहीं था मुझे पता नहीं, मैं क्यों लेके गया, क्योंकि मैं छोटा था तो मैं ऐसे उठा। पहली बात तो मैं घर से भाग के निकला था वहां पे, तो सारे कपड़ों में मेरी उल्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स पे पूरी उल्टी, चार्जर पे पूरी उल्टी, पैसे थे अंदर में पूरी उल्टी। मैं हो गया एकदम ब्लैंक। मैं बोला अब मैं क्या करूं। मेरे दिमाग में उस वक्त एक चीज आई, वैभव नहीं हो पाएगा भाई, यहीं रुक, अगली बस पकड़, वापस जा। क्योंकि कौन जा सकता है इसी तरीके से, ना तुम्हारे पास कपड़े पहनने के लिए, ना तुम्हारे पास पैसा एक खर्चा करने के लिए। तुम्हारे चार्जर पे उल्टी लगी, एकदम मस्त, एकदम गीला हो गया, चार्ज करोगे तो उसमें आ रहा है हेलो उल्टी डिटेक्टेड करके। तो क्या करूं मैं, मेरे दिमाग में है कि चल वापस हो जा भाई, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा नहीं, अब आ गया हूं, अब चाहे इस पे उल्टी रहे, चाहे अगला आंटी पीछे से मेरे मुड़ी पे उल्टी कर दे, कुछ भी कर दे, मैं जाऊंगा भाई। मैं निकल गया हूँ काठमांडू जाने के लिए। मैंने आंखों के सामने देख लिया, मुझे माउंट एवरेस्ट देखना है दूर से, मुझे पोखरा देखना है, मुझे वहां के मोमोज खाने हैं, मुझे ये करना है वो करना है। मेरे पास एक पैसा ना रहे, मेरे पास एक कपड़ा ना रहे पहनने को, यही पहना हो इसको मैं 6 दिन पहन के निकाल दूंगा, पर मैं तो जाऊंगा। जुनून था वो, एक जुनून बोलो या चाहे ताकत बोलो या चाहे कोइंसिडेंस बोलो, कुछ भी कहो आप, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में एक ताकत आ गई कि नहीं यार, अब चल दे, अब बैक ऑफ मत कर करके। जो कि इस वक्त पे बहुत लोग कर लेते हैं और मैं खुद कर लेता, क्योंकि कोई नहीं जा सकता इस तरीके से। जब वो बस आगे रुकी 8 घंटे की ट्रिप के बाद 6 घंटा मैंने उस उल्टी को बढ़िया निहारते हुए गुजारा है। 6 घंटे के बाद उल्टी पूरी सूख चुकी थी, फिर भी अंदर अंदर कुछ हिस्से गीले थे। तो जब वो बस रुकी, मैं उतरा, मैंने लिटरली न्यूज़पेपर्स मंगे वो बस वाले से, मैंने न्यूज़पेपर फाड़ा, बीच रोड में मैं अपने बैग को न्यूज़पेपर से साफ किया हूँ, कपड़ोों को साफ किया हूँ, बीच रोड में ऐसे रख के सारा सामान फैला के एक एक सामान मैंने साफ किया वहां पे। काठमांडू पहुंचने से पहले, काठमांडू पहुंच गया बस स्टैंड में सबके सामने सामान फैलाया, अपना सब बैग को साफ कर रहा हूँ मैं, कपड़ों को उल्टी ऐसे झाड़ा रहा हूँ, सूखी हुई उल्टी को, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोला करना तो पड़ेगा। उस वक्त मेरे दिल में एक ऐसा आ गया था कि चलो ठीक है, मेरे साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ, फिर भी मैंने कंटिन्यू किया, मैंने अपनी ट्रिप रोकी नहीं उस वक्त में, क्योंकि मेरे दिल में था कि मुझे जाना है आगे। उस ट्रिप को मैंने खत्म कर लिया। अब आते हैं हम दुबई पे। दुबई पे हुआ ये चीज, दुबई मेरे लिए अब तक की सबसे खास ट्रिप रही है। ऐसे आप पूछेंगे तो जापान मेरे लिए सबसे ज्यादा न्यू, सबसे ज्यादा मेमोरेबल और सबसे ज्यादा प्यारी ट्रिप थी, लेकिन खास मेरे लिए दुबई इसलिए क्योंकि वो मेरी सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रिप थी। और उस पे भी सबसे बड़ी बात, मैं उस टाइम माइनर था, मैं 17 ईयर्स ओल्ड का था। 17 साल की उम्र में एक लड़का अकेले दुबई गया है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा करना तो छोड़ो, लोग सोचते भी नहीं है। मतलब एटलीस्ट कोई ना कोई एक घर वाला दूर दराज का रहता है या एक दोस्त रहता है, कोई नहीं। अनअकम्पनीड माइनर 17 साल का लड़का अकेले जा रहा है दुबई बिना मम्मी पापा के। उसमें वीजा का भी इशू होता है? वीजा का इशू नहीं हुआ, क्योंकि एक कंसेंट लेटर लगता है घर वालों का कि हाँ हम अलाउ कर रहे हैं हमारे बच्चे को जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत स्पेशल कंडीशन होती है। ये तब होती है जब आपका कोई रिलेटिव है दुबई में और आपको बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन में, एकदम ही इमरजेंसी केस में आपको भेजना पड़ रहा है कुछ भी करने के लिए, और फैमिली मेंबर्स नहीं जा सकते, ये तब किया जाता है, नहीं तो ये नॉर्मल कंडीशन पे ऐसा होता नहीं है। तो वीजा मुझे मिल गया। मेरे दिल में डर था जाते टाइम कि मुझे जाने मिलेगा कि नहीं, कब मुझे वीजा ऑफिसर रोक दे, पर मैं सोच के गया था नहीं भैया, मेरे से कोई सवाल पूछेगा ना तो मैं उसको डरा दूंगा, एकदम इतने जवाब दूंगा। जैसे उन लोगों के सवाल मेरे को पता है क्या रहते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू फॉर गोइंग टू दुबई, आप क्यों जा रहे हैं, अकेले क्यों जा रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू देयर। तो क्या आंसर सोच के लगा था उसका? मैं सोच के नहीं गया था, कुछ भी नहीं। जैसे ये पॉडकास्ट हो रहा है ना, आप पूछे सवाल, मैं उसको 2 घंटा सुना दूंगा, क्योंकि मुझे सुनाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बात करनी बहुत अच्छी लगती है। मैं सोचा जब मुझसे वीजा ऑफिसर बात करे एक बार, मैं उसको 2 घंटा रुकवा के रखूंगा, कहानी सुना देंगे। तू आधा घंटा रुक, तू मेरे से बात कर, यहाँ पे पैसे चढ़ा के जाए यहाँ पे। 5 मिनट नहीं, मैं तेरे से आधा घंटा बात करूंगा। उनको 5 मिनट बात करनी थी मैक्सिमम, 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट बात करते मुश्किल से। अच्छा इंसान दिखा, टिक जाओ अंदर, अच्छा इंसान नहीं दिखा, थोड़ा लगा डाउट है या कुछ रिस्क है या कुछ भी है, हाँ क्या है, क्यों जा रहे हो, क्या नाम है, क्या पर्पस है, कितने दिन रहोगे, कंसल्ट कर देते ना। मैं बोला इनसे मैं आधे घंटे बात करके जाऊंगा, तू रुक, तू मेरे से एक सवाल पूछेगा ना, मैं तेरे को आधे घंटे तेरे को मैं फंसा कर 10 बातें और बताऊंगा।
तू मेरे से पूछ लेना मेरा नाम क्या है, मैं तेरे पूरे खानदान का नाम पूछ दूंगा, तेरा नाम क्या, तेरी मम्मी का नाम क्या, तेरे भाई का नाम क्या, तू बता पहले। सोच के गया था। मेरे से पूछ लेगा ना क्यों जा रहा है, मैं जाऊंगा, अब तू सुन, लिस्ट सुन मेरी, मैं जाऊंगा बुर्ज खलीफा जाऊंगा, मैं मेरिकल गार्डन जाऊंगा, मेरिकल गार्डन से मैं वहां से घूम के फरारी वर्ल्ड जाऊंगा, यहाँ साइलेंट जाऊंगा। आप मैं उनसे मैं रास्ता भी पूछ लूंगा, आप बताइए तो आप अगर गए होंगे दुबई तो कैसा है रास्ता, कैसा है, आप यहाँ से वहां जाना चाहेंगे अगर, तो रास्ता क्या बता सकते हैं क्या, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। मैं सोचा कि मैं कन्वर्सेशन कर लूंगा पूरा, डरूंगा नहीं, क्योंकि इवेंचुअली अगर मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात करूँ तो वो उनको अलाउ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो वीजा का तो कोई इशू हुआ नहीं, मैं चल दिया दुबई, अकेले पहुंच गया मैं दुबई की जमीन पे, मैंने कदम रख दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। मैंने दो तो होटल से प्लान था, होटल वगैरह की यहाँ कुछ नहीं है, जीरो एकदम डल, जीरो एकदम नील। तो मेरे को ना होटल का पता था ना मैं एयरपोर्ट से बाहर अगर कदम रखूंगा मेरे को कौन लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, कुछ भी नहीं पता था मेरे को। मैं दुबई आ गया हूँ, दैट्स ऑल मैटर्स टू मी। मैं दुबई आ गया हूँ, पहुंच गया हूँ, मैं यहाँ जमीन पे खड़ा हूँ, इंडिया पीछे है, मैं दुबई आ गया हूँ, यहाँ पे मेरे कदम रखा गए, बात खत्म। अब आगे जाऊंगा, निकलूंगा, वो एक्सप्लोर करना मेरे ऊपर है। ये एक्सप्लोर की ताकत मुझ में है, मुझे भरोसा था, क्योंकि मैं पहले भी घूम चुका हूँ। मेरी एज पे 15-16 साल की उम्र में बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, ये सब भी घूमना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लोग तो इवन ऐसी जगहों पे जाके बस भी नहीं पकड़ पाते, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है सब कुछ की 301 नंबर बस, 601 नंबर बस, कई जगहों पे इंग्लिश ही बात करते हैं, हिंदी समझते नहीं, जैसे आप साउथ वगैरह पे कहीं पे जाएंगे तो हैदराबाद बेंगलोर जगह भी बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि हार्ड है ट्रैवल करना अकेले, अगर आप एकदम अनएक्सपीरियंस्ड है ऐसी जगहों पे। तो मैं वो सब भी करके आ चुका था, तो मेरे लिए ये भी डर नहीं था कि मुझे लैंग्वेज का दिक्कत होगा, क्योंकि मैं लैंग्वेज बैरियर भी पार कर चुका हूँ पहले। ये भी डर नहीं था कि मुझे कैसे जाना है, वो भी मैं कर चुका हूँ पहले भी। मुझे बस पकड़नी आती, मुझे टैक्सी पकड़नी आती, मुझे सब कुछ करना आता है। नहीं हुआ तो मैं किसी से मदद मांग लूंगा, ये छोड़ दो क्या दिक्कत है, पूछ लेंगे हमको कौन चल रहा है वहां पे। और इवन ये सब करने से दोस्ती हो जाती है, क्या पता किसी अच्छे इंसान को मैं पकड़ लिया, उनको मैं बोला छोड़ दो, वो मुझे सही मतलब अपने घर ले गए, कुछ होटल बता दिए, दिला दिए, कुछ भी खाना खिला दिया, खाना खिला दिए, थोड़ा छोड़ दो घर तक, आपके घर ले जाओ, कई बार होता है ऐसा। तो मैं बस पहुंच गया वहां पे एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे पहुंच के मैं लगभग पहुंचा था, उस टाइम सुबह हो रहा था, सुबह हो रही थी, सुबह नहीं रात हो रही थी उस वक्त पे। तो मैं पहुंच गया, तो मेरे को सुबह तक वैसे भी वेट करना था। अब मैं सोचा कि क्या करूं मैं रात भर में, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लिया वहां पे। रेस्ट करके मैं सुबह सुबह अच्छे से उठा। अब मुझे होटल का कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं एक चीज सुन के गया था दुबई पहुंचने से भी पहले, दुबई पहुंचने की भी बात, एक चीज मैं सुन के गया था, दुबई दुनिया की सबसे सेफ जगह है। ओके। दुबई में क्राइम नहीं होते, बहुत एकदम मिनिमल क्राइम होते हैं, चोरी चकारी नहीं होती है। दुबई की पुलिस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट, सबसे कोऑपरेटिव पुलिस है। आप अगर कुछ कंप्लेन लेके जाओगे तुरंत एक्शन लेंगे, एकदम 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 सेकंड में, एकदम एकदम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में वो लोग एक्शन भी लेंगे, तुमको तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व भी करके दे देंगे। ऐसा मैं सुन के गया था, और जो मैं सुनूंगा मैं उस पर भरोसा करके गया था। तो मैं सोचा यार एक काम करते हैं, एयरपोर्ट है, अच्छी जगह है, थोड़ा टाइम मैं अपना लगेज रख देता हूँ यहाँ पे, पूछ पाछ के आता हूँ लोगों से क्या है, अच्छा क्या है, कुछ थोड़ा आगे पीछे कैसे निकलना है, क्या टर्मिनल है, कहाँ मेट्रो है, कहाँ कैसे है, क्या टैक्सी का है, होटल जाने के लिए मुझे जाना था बरदुबई, बरदुबई जाने के लिए क्या रास्ता। मैं गया उस तरफ बातचीत करने, पूछने, वापस आया, कोई दिक्कत नहीं, मस्त मेरा लगेज पड़ा हुआ था वहीं पे, सामान रख के छोड़ दिया भाई साहब। मैं छोड़ दिया था वहीं पे, छोड़ के चल दिया। और कितने दूर गए थे? मतलब 10 मिनट में मैं आ गया था वापस। हाँ मतलब सेफ है। 10 मिनट बाद आया, पड़ा हुआ था, थोड़ा देर मुझे रेस्ट करना था, और रात की बात है, रात में मैं एक बार उठा था बीच में, पावर बैंक लगाया चार्ज पे, मैं सबको देखा यार सबके फोन ऐसे ही रोड पे पड़े हुए, मतलब जमीन पे पड़े हुए हैं, और सब सो रहे हैं आराम से। तो एकदम ट्रस्ट जाग गया मेरे दिल में, सबके फोन पड़े हुए हैं, वो भी फोन छोड़ के चल दिया है, किसी का फोन पड़ा हुआ है, आसपास कोई ओनर ही नहीं है। तो मतलब देख के बड़ा फैसिनेटिंग था ये, कि लोग तो ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं सब कुछ अपना, और कोई उसको हाथ भी नहीं लगा रहा है। पहली बात तो ये थी कि दुबई ये सेफ है, हो सकता है बाहर भी होता होगा। दूसरी बात तो ये थी कि एयरपोर्ट भी है, अच्छे लोग ही रहते हैं यहाँ पे। दो फैक्टर आ गए मेरे दिमाग में। अब ये सब हुआ तो मैं भरोसा और करने लग गया, ज्यादा भरोसा करने लग गया। तो मैं फिर अपना फोन छोड़ने लग गया चार्ज करने के लिए, कुछ नहीं हुआ, रात बीत गई, कुछ नहीं हुआ मेरे फोन को। पावर बैंक छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ पावर बैंक को। मैं बोला भाई ये बढ़िया जगह है यार करके, हम तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए ऐसे रख के चाय पिए, फोन कहाँ गया, ऐसे हो जाता है कई बार यहाँ पे तो। लेकिन दुबई में मैं देखा कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट है यहाँ पे लोगों का। तो मैं सोचा कि अब एक काम करते हैं, मैं बाहर जाता हूँ, अच्छे से होटल खोजूंगा एक अच्छा सा, रहने की अपनी जगह समझूंगा, पूरा एरिया समझ जाऊंगा कैसा है आना जाना, क्योंकि इतना बड़ा लगेज लेके भी मेरे को यहाँ वहाँ शहर में घूमना होटल्स के लिए बहुत हेक्टिक बात थी। अगर तुम्हारी प्रीपेड टैक्सी है, तुमको लेके जाएगी लेके आएगी, ये सब चीज है, तो वो तो बहुत कंफर्टेबल है। मुझे जाके पूरी एकदम बूट से, स्टार्टअप से मुझे एक एक गली देखनी, समझनी, लैंग्वेज समझनी, लोग समझने, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, कहाँ होटल से क्या है, सब कुछ समझना था। वो उतनी धूप में
दुबई की धूप जानलेवा होती है, यहाँ से 500 गुना ज्यादा गर्मी रहती है वहाँ की धूप में। पता नहीं कैसे, पता नहीं कौन सा हीटर चालू रहता है उनकी धूप में, पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। तो उतनी धूप में उतना बड़ा लगेज लेके घूमना कन्वीनियंट तो था नहीं। मैं सोचा छोड़ दो यहीं पे थोड़ा टाइम के लिए, अपन चलते हैं आगे, होटल खोजेंगे अच्छे से, अगर जब मिल जाएगा वापस आऊंगा, क्योंकि वहां से एयरपोर्ट से सिटी जाना बहुत कन्वीनियंट था उस जगह पे। एयरपोर्ट सिटी के बाहर था? अंदर में था, काइंड ऑफ अंदर में था, मतलब ज्यादा आउटर पे नहीं था, जैसे यहाँ पे नया रायपुर में दुबई की एरिया के अंदर में था, मतलब पूरा मेट्रो उसका लाइन जुड़ा हुआ था। यहाँ से दुबई एयरपोर्ट है, उसके बाद मेट्रो लाइन सिटी के अंदर में ही घूमती, सीधा अगला स्टेशन भी सिटी के अंदर में ही आता है, तो उसको सिटी के अंदर ही कहेंगे एक तरीके से। तो फिर मैं यही घूमा फिरा, पूरा एक दिन घूम के वापस आया मैं, होटल पता करके, मेरा बैग वहीं पे था, किसी ने छुआ भी नहीं था मेरे बैग को। एक दिन पूरा एक दिन मैं घूम गया था, मेरा बैग जहाँ पर था एग्जैक्ट उसी जगह पे था मेरा बैग, कुछ नहीं हुआ था उस बैग को। उसके बाद अगले दिन हुआ ये था कि मैं जिस दिन होटल की बुकिंग करने गया, उस दिन मेरी होटल की बुकिंग हो नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे होटल मिला ही नहीं उस दिन। क्योंकि मैं उस दिन गया, थोड़ा बहुत मैं समझने की कोशिश की कि बहुत बड़ा शहर है यार वो, एकदम सब कुछ देखो तो बहुत नया नया सा लगता है, तो बहुत टाइम लगता है अडॉप्ट होने में। तो उस दिन मैं होटल बुक भी नहीं कर पाया मैं, लेकिन समझ गया था कि होटल वाला एरिया कौन सा है, बर दुबई वाला एरिया है, डाउनटाउन दुबई वाला एरिया है। मैं एरिया समझ गया था बहुत अच्छे से कि इस एरिया में हाँ होटल मिल जाएंगे। सेकंड डे के लिए मैं इसको छोड़ दिया कि सेकंड डे में जाऊंगा, होटल मुझे पता है कहाँ मिल जाएंगे, सेकंड डे में जाके होटल बुक करके वापस आके बैग लेके अपना चल दूंगा वहीं रहने के लिए। तो सेकंड डे में निकला एयरपोर्ट से, सेकंड डे में होटल बुक कर लिया, घूम के आया, बैग गायब। और मैं जब निकला सेकंड डे में, मैं एक टी शर्ट, एक शॉर्ट और एक चप्पल पहन के निकला था, और एक बैग लेके। जो मेरा पूरा लगेज था, इवन मेरे जूते तक भी, मैं चप्पल पहन के निकला था, मेरे इवन मेरे जूते तक भी उसी में थे, सब उसी एरिया में रखे थे, अलग से रखे थे। मेरा बैगेज अलग है, मेरे नाइकी के जूते अलग है, पानी बोतल अलग है, सब कुछ अलग है, पूरा बैगेज है, सब गए। मेरे पास दुबई में एक कपड़ा भी नहीं पहनने के लिए, पैसे भी नहीं है मेरे पास। पैसे भी बैग में रखे थे? थोड़े पैसे थे मेरे पास, लगभग ऑलमोस्ट आधे पैसे बैग में थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि वीजा और पासपोर्ट मेरे पास था, मैं एक छोटे से बैगेज में अपने पास रखा हुआ था। बाकी सब कपड़े, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ पार हो गया। तो मेरे पास उस वक्त खुद को वो कुछ कहने के लिए भी नहीं बचा कि मैं क्या कहूँ खुद को इस चीज के लिए। अगर आपकी कोई छोटी मोटी चीज घूम जाए तो आप खुद को ये कह सकते हो कि चलो ठीक है यार, हो गया, लॉस हो गया, नया ले लेंगे, कुछ कर लेंगे। मेरे पास उस टाइम में ब्लैंक हो गया कि मैं क्या करूं, मैं हूँ दुबई में। और इवन मेरे लिए उस वक्त सबसे हार्ड बात ये थी, दुबई में ऐसा है कि मैं उस टाइम 17 ईयर्स का था, वहां पे 18 ईयर्स के नीचे सिम भी नहीं मिलता। तो मेरी जो पूरी दुबई की जर्नी थी, मैंने बिना सिम के करी है, मतलब मेरे पास सिम तक नहीं था, एक डाटा भी नहीं था मेरे पास। सोचो मैंने पूरा दुबई एक्सप्लोर किया है। और कितने दिनों का ट्रिप रहा होगा? 10 दिन का, इंक्लूडिंग दुबई, अबू धाबी एंड शारजाह, 3 प्लेसेस। तो आप कहीं भी घूमने जाओ तो आपको गूगल मैप्स तो जरूरी है, क्योंकि आपको कुछ पता है नहीं आप कहाँ जाओगे। तो मैंने पूरी ट्रिप हॉटस्पॉट ले लेके काटी है। तो मेरे पास उस टाइम सिम नहीं था, तो सिम भी छोड़ो, इवन अगर मैं ऐसे कंडीशन में था, ऐसी जगह पे था कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो भी जाए तो मैं घर वालों को कॉल भी नहीं कर सकता। मतलब अब हम इंडियंस की कुछ एक आदत होती है कि अगर कुछ भी बुरा होता है, हम अपनी मम्मी के पास जाते हैं या पापा के पास जाते हैं, कुछ एकदम बुरा हो जाए जो ठीक नहीं हो सकता, रोते हैं जाके, उनको गले लगा के रोते हैं, गले नहीं लगा सकते तो कॉल पे रो लेते हैं, उसी में हमको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। मैं एक ऐसे स्टेट पे था, एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे मैं अपनी मम्मी को बता भी नहीं सकता मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं उनके सामने रो भी नहीं सकता कि मेरी क्या हालत है इस वक्त में। जो करना है मुझे उस वक्त खुद भी करना है। और उससे भी सबसे बड़ी बात, मेरे लिए सबसे बड़ा ये था कि अगर मैं किसी भी वक्त में बेंगलोर में मेरे साथ ये हो, हैदराबाद में मेरे साथ ये हो, दिल्ली में मेरे साथ ये हो, मैं तुरंत वापस जा सकता हूँ। लीस्ट में भी ये कर सकता हूँ मैं, अगर मेरा सामान चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, कुछ भी करके मैं रायपुर वापस जा सकता हूँ। अब मैं हूँ दुबई एयरपोर्ट पे, मैं क्या करूँ भाई, वापस भी नहीं आ सकता मैं इंडिया। मेरी जब फ्लाइट है, मैं तभी, मेरी फ्लाइट थी 10 दिन बाद की, मैं क्या करूँ, ना मैं घर में कांटेक्ट कर सकता हूँ, ना मेरे पास एक कपड़ा है पहनने के लिए, मैं बढ़िया शॉर्ट्स और एक टी शर्ट में ढीली वाली उसी में घूम रहा हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। मैं हो गया उस टाइम एकदम डेवास्टेट। मेरे पास, मैं गया पुलिस के पास, चलो पहला फैक्टर तो मेरा गलत हो गया कि ये दुबई सेफ
बोलते हैं लेकिन उतना भी नहीं है। अति सर्वत्र वर्जित, इतना ज्यादा भी नहीं कर रहा है उतना ट्रस्ट। भी नहीं है। दुबई सेफ है, नो डाउट दुबई बहुत सेफ है, लेकिन बुरी चीजें तो हर जगह ही होती है। बिल्कुल। तो मैं उस वक्त ऐसा हो गया कि चलो ठीक है, अब क्या करें। आधा एक घंटा मैं खुद को कोसा कि मैं क्या किया। इन दी एंड मेरी गलती थी, मैं छोड़ के गया था अपना लगेज। खुद को मैं इतना ज्यादा भी नहीं कोस सकता था, क्योंकि मुझे लोगों ने ही चढ़ा दिया था कि दुबई इतना सेफ है कि तेरा सामान भी कुछ होगा नहीं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आ गया था एक दिन का कि मेरा सामान नहीं है नहीं कहीं पे भी। और मेरा होटल वहां पे बुक था बाहर पे। मैं गया दुबई पुलिस के पास भागते हुए। एयरपोर्ट पे पुलिस रहती, पुलिस स्टेशन रहता है। मेरे को उस टाइम मतलब मेरा पासपोर्ट भी मेरे ध्यान में था नहीं कि पासपोर्ट मेरे पास है कि नहीं। मेरे पास छोटा सा एक बैग था बस ऐसा लटकाने वाला। तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि मेरे पास पासपोर्ट है कि नहीं है। मुझे लग रहा था कि सब कुछ गया, अब तो सब खत्म है, सब कुछ गया, सब जीरो हो चुका है। मैं गया पुलिस के पास कि मुझे हेल्प चाहिए, मेरा सामान चोरी हो गया। मुझे ऐसा लोगों ने बोला था कि अगर तुम दुबई पुलिस में कंप्लेन करोगे तुम्हारे कुछ सामान चोरी होता है तो वो बहुत जल्दी एक्शन लेती है और खोज के दे देती है। मैं बहुत हेल्प मतलब बहुत होप से गया मैं। और मेरे साथ मुझे लगा कि अब सब सही हो जाएगा। तो मैं पुलिस के पास गया, मैं उनको बताया कि सर मैम ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ। तो उन्होंने बोला कि हम एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को बुलाते हैं, वो आपको कुछ करेंगे मदद, है ना। तो मैं खुश हो गया कि अब कुछ ना कुछ हो जाएगा, मेरी ट्रिप अच्छी हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। मेरे को ऐसा आगे कॉन्फिडेंस कि मेरा सामान मेरे को मिल जाएगा हाथ में वापस, क्योंकि इतना सर्विलेंस है वहां पे, हर जगह कैमराज है। और दुबई की पुलिस जब इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रिक्ट है, इतनी अच्छी है, इतनी फास्ट टू सर्विस है कि मेरे को मेरा सामान मिल जाएगा। भले 2 दिन वेस्ट होगा लेकिन सामान मिल जाएगा। खुश हो गया मैं। पुलिस आई, सबसे सीनियर ऑफिसर आए। मैंने उनको बोला सर मेरा सामान पूरा चोरी हो गया। जो उस वक्त उनका जवाब आया वो ये था, तुम्हारा सामान तुम जानो, तुम्हारी गलती। बिहेविंग लाइक इंडियन पुलिस। इंडियन पुलिस तो फिर भी अपना फायदा 2 मिनट सोचती कि यार ठीक है, बात बैठ के सोचती, बात करता हूँ कम से कम कि कुछ तो पैसा वैसा मांगू मैं, कि कुछ हमारा भी फायदा हुआ कि हम इसका सामान दिलवा दें। 1 मिनट सोचेगी बैठ के। दोनों कैसे सोच सकते हैं, ना भी सोचे या सोचे कम से कम। पर इंडियन पुलिस कम से कम मेरे को ऐसा लगता है अफेक्शनेट तो है कि कम से कम दर्द समझ जाएगी। मैंने दुबई पुलिस को बोला सर मैं अकेला आया हूँ, मैं 17 साल का हूँ, मैं 18 का भी नहीं हूँ, मैं माइनर हूँ। मेरा मम्मी पापा से कांटेक्ट भी नहीं है इस वक्त कोई भी, ना मैं कॉल कर सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं दुबई पहली बार आया हूँ, मैं इंटरनेशनल पहली बार आया हूँ, ना मुझे सिम मिल रहा है यहाँ पे, पैसे मेरे पास बहुत लिमिटेड है। मैं सर क्या करूँ, मेरा सब कुछ जा चुका है, कपड़े, पैसे, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरे पास मेरा एक फोन बस है, कुछ पैसे वगैरह होंगे मेरे बैग में, उससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने बोला गया अब तुम जानो। 2 वर्ड बोले, गया तुम जानो, तुम्हारा बैग तुम्हारी गलती। ये 2 लाइन में, गया तुम जानो, तुम्हारा बैग तुम्हारी गलती, बोल के चल दिए, मुंह के सामने से रुके भी नहीं। मैं उस टाइम एक छोटा सा लड़का, मैं कितना ही घूम लिया लेकिन मैं था तो छोटा ही, आज भी छोटा हूँ मैं छोटा सा। मैं बहुत घबरा गया कि अब मैं क्या करूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मैं घूम सकता हूँ, ना मैं घर वालों से बात कर सकता हूँ। घर वालों से मैं बात करके भी क्या बताता, मम्मी मेरा सब सामान चोरी हो गया, मैं क्या करूँ। घर वाले भी इस वक्त में क्या करते, मेरे घर वाले मुझे होप दे देते, मुझे शांत कर देते, लेकिन मुझे पता था इन दी एंड मेरी ट्रिप खत्म हो चुकी है, अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मैं उस टाइम एक चीज कर सकता था, और जो मुझे करता, कोई भी करता, मैं भी करता और कोई और भी करता, पूरी दुनिया में सब 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 यही करते कि बस हो गया भाई, बैठ जाओ, जितने दिन तुम्हारे एयरपोर्ट पे रुकने का है कैसे भी रुक जाओ, बैठने के तो कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। तीसरा दिमाग में ये था कि बैठ तो सकते ही कम से कम, जब तुम्हारी वापसी की फ्लाइट हो वापस हो जाना, बैठ जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी ये करता, मैं भी यही करता, पर मैंने ये नहीं किया। सस्पेंस था भाई। मैंने ये नहीं किया। मुझे पता था कि मैं डेवास्टेट हो चुका हूँ, मेरी सब कुछ मेरा खो चुका है, मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, मैं इस टाइम एकदम बहुत खराब स्टेट पे हूँ, मुझे पता था। पर मेरे दिल से एक आवाज निकली, यार तेरे को पता है तू इस वक्त पे बर्बाद हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, पर तू इस वक्त पे खत्म है, आगे तेरे पास बचे 8-9 दिन, तो उनमें खत्म और बर्बाद नहीं रहना चाहता, इतना तू जानता है। मेरा दिल मुझसे कह रहा था कि इतना तू जानता है कि तू अभी इस वक्त में तेरे को ऐसा लग रहा है कि तेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, जो कि हो भी चुका है। उस ट्रिप में मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जो आगे 8-9 दिन आने वाले हैं उनको तू खत्म नहीं देख सकता, ना तू देखना चाहता है, ना तू उस चीज के लिए यहाँ आया है। अपने घर से उठ के अकेले, मम्मी पापा से दूर,
एक ऐसी जगह पे जाना जहाँ के तुम लैंग्वेज भी नहीं जानते, जहाँ के तुम लोग भी नहीं जानते, जहाँ तुम्हारा कोई अपना है भी नहीं। उस जगह पे जाना ही बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। अपने घर से उठना, अपने कंफर्ट प्लेस से उठना, अपने दोस्तों को बाय बोलना, अपने घर वालों से दूर जाना, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात थी। जब तुमने ये हिम्मत दिखा ली है, जब तुम घर से निकलने का साहस रखते हो, जब तुम दुनिया में कुछ चल रहा हो, तुम्हारे दोस्त कुछ चल कह रहे हो, तुम्हारे दोस्त कुछ कर रहे हो अपनी जिंदगी में, तुम जिस ग्रुप सर्कल में रहते हो तुम उनसे सीखते हो हमेशा। मैं नहीं मानता कि मुझे कभी इतना, मुझे क्या किसी को भी ऐसा कोई ग्रुप सर्कल नहीं मिलने वाला जहाँ पे बच्चे उठ उठ के बाहर जा रहे देशों से। तो ऑब्वियसली मैं तो वो भी छोड़ो, मैं तो अपने शहर से उठ के बाहर गया हूँ। मुझे ऐसे लोग भी नहीं मिले जो मुझे इस चीज के लिए इनकरेज करी कि हाँ तू अकेले जा, सबका ये कहना था कि तू किसी के साथ जा। तो मैं अपने देश से उठ के जब इतना दूर बाहर आ चुका हूँ, तो अब मुझे क्या चीज रोक रही है जिंदगी और दुनिया को और दुबई को और अपने ट्रिप को एंजॉय करने के लिए। मेरे पास कपड़े नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक कपड़े पे घूमूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लोगों से हेल्प मांग के घूमूंगा, डोनेशन मांगूंगा, नाच करता दिखाऊंगा, कुछ भी करूंगा, पैसे कलेक्ट कर लूंगा मैं वहां पे। और किस चीज की कमी है तेरे पास? घर वालों से बात नहीं कर पा रहे, दिल पे हाथ रख, घर वाले तो साथ में। ऑल इज वेल। तीनों चीजें हो गई। मैं बोला नहीं यार, ये चीजें मैं यहाँ पे बहुत जेंटली आराम से बोल रहा हूँ, वहां पे जो मेरी हालत थी, वहां पे जो मेरी हालत थी, आप सोच भी नहीं सकते वहां पे मेरी क्या हालत थी। अगर आप सोच भी पाओगे तो आप घबरा जाओगे। बिल्कुल। आप इस एज पे भी अगर आप दुबई एयरपोर्ट पे जाके आपके पूरा सामान चोरी हो जाए, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? फड़फड़ा जाएगा आदमी, फड़फड़ा जाएगा आदमी, तो खत्म, डेड हो जाएगा उस वक्त में कि क्या कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते ना। क्योंकि अब मैं सोचा कि नहीं, घूमना है, कैसे भी घूमना है, बस घूमना है। क्योंकि आज अगर मैंने हिम्मत दिखा दी तो मुझे पता नहीं क्या होगा आगे, मैं आगे ट्रिप्स मारूंगा नहीं मारूंगा क्या होगा मुझे नहीं पता, पर आज अगर मैंने हिम्मत दिखा दी, मेरा दुबई ट्रिप सक्सेसफुल रहेगा, मुझे इतना पता था। मुझे एक बार याद आया कि यार मुझे एक इंसिडेंट मेरे साथ ये हुआ था कि मैं नेपाल गया था, मेरा पूरा सामान सत्यानाश हो गया था। चोरी तो नहीं हुआ था, सत्यानाश हो गया था। तब भी मैं चाहता था वापस जा सकता था, लेकिन मैं नहीं किया। पूरे खराब सामान के साथ, बिना कपड़ों के, उस वक्त भी एक तरीके से मेरे पास कपड़े नहीं थे। अब मैं उल्टी बोले कपड़े थोड़े उस वक्त भी मेरे पास नहीं थे। मैंने याद किया, अब ये स्केल वाइज तो बहुत अलग है, नेपाल रहना और दुबई में रहना बहुत अलग सीन था, बहुत अलग सिनेरियो था। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं बोला मेरा सामान गया तो गया, मेरे को कुछ नहीं कर सकते उस चीज में। मैं यहाँ आया हूँ घूमने, मैं आया हूँ अपना नाम बनाने, मैं आया हूँ अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम जीने, मैं यहाँ आया हूँ कुछ ना कुछ उखाड़ने। तो मैं निकला दुबई एयरपोर्ट से बिना एक सामान के, छोटा सा बैग लेके। मैंने पकड़ी मेट्रो, मैं चल दिया शहर में। शहर में जाके मैं खड़ा हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक कपड़ा भी नहीं है। बुर्ज खलीफा के सामने गया उसी दिन मैं, बुर्ज खलीफा के सामने मैं घूमा, बहुत से लोगों से मैंने उस दिन दोस्ती करी, वहाँ के लोगों को समझा कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोगों से आप किस तरीके से घुल मिल सकते हो, ये मैंने सीखा। मैंने उस टाइम दिमाग लगाया एक चीज का कि मुझे सबसे पहले तो रहने के लिए जगह चाहिए। अब मैं होटल तो जा नहीं सकता कि मैं उतना बजट बचा नहीं है, उस दिन की बुकिंग तो मेरी गई खत्म। तो मैं ऐसे ही घूमते घूमते मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा। अब मैं समझ गया कि इंडियन रेस्टोरेंट है तो कम से कम इंडियन लोग तो होंगे, इंडियन लोग होंगे तो इंडियन आती होगी भाषा, हिंदी कुछ ना कुछ तो आती होगी। तो और सबसे मेरी किस्मत की बात उस दिन मेरे लिए थी कि उस इंडियन रेस्टोरेंट का उस दिन ओपनिंग था। तो मैं वहां गया, तो वहां जाने के बाद मुझे मस्त फ्री का खाना मिल गया। मस्त फ्री का खाना मिल गया, तो मैं वहां बैठा, तो मुझे उन्होंने ओपनिंग वाला खाना वाना खिलाया बढ़िया एकदम, मिठाई विठाई, चावल दाल सब्जी रोटी, राजस्थानी होटल था तो बहुत अच्छा खाना भी मिला मुझे। तो उस दिन मैं सुबह खाना खाया, मैं वहां का पहला कस्टमर भी था, एक तरीके से पहला कस्टमर था उनका। क्या बात है। उनकी ओपनिंग थी, मतलब ओपनिंग उनकी चालू नहीं हुई थी, 1 बजे का टाइम था दोपहर का। मैं 12:55 12:56 को वहां गया था, 1 बजे से उनको ओपनिंग करनी थी, फिर ऑर्डर लेते वो। लेकिन मैं वहां गया, मैं उनका सबसे पहला कस्टमर था दुकान में आने वाला, इंडियन रेस्टोरेंट का पहला इंडियन कस्टमर, सबसे पहला इंडियन कस्टमर। तो मैं वहां गया, मैंने एक समोसा खाया उनसे लेके, बहुत टेस्टी था। समोसा मिलता है वहां पे? समोसा मिला, समोसा मिला मेरे को वहां पे, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन समोसा मिला मुझे। तो मैं उनका समोसा खाया, सॉरी उनके यहाँ का मैं समोसा खाया, उनके प्यार का समोसा खाया मैंने, बहुत अच्छा था। तो मैंने ऐसा कुछ पैसा दिया, तो शगुन का मैंने एक कुछ जोड़ जाड़ के मैंने अपने खुशी से, शगुन देना है, जेब में पैसा नहीं है लेकिन शगुन देना है, शगुन देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन दी एंड मुझे रिलेशन बनाना था उनसे, क्योंकि मुझे मदद चाहिए थी किसी न किसी की। सुबह मैं उनके यहाँ खाना खाया, मैं समझ गया हाँ एक जगह तो मिल गई। पूरे ओनर से, स्टाफ से मैंने सबसे बहुत अच्छे से बात करी। वहां से मैं निकला, थैंक यू बोल के, वो लोग भी बहुत खुश हुए मुझसे। मैं उस टाइम नहीं बोला, उस टाइम मैं वहां से गया, घूमा, दिन भर घूमा, शाम को मैं वापस आया।
शाम को बढ़िया शाही भोग चल रहा था। ओके। उसमें भी बैठ के मैं खाना खाया। फ्री का खाना 2 बार मिल गया मुझे। बिल्कुल। सुबह तो ओपनिंग वाला थोड़ा बहुत मिठाई, पहले तो समोसा खा लिया, हाँ। ओपनिंग की स्नैक्स वगैरह थी वो खा लिया। शाम को पूरे राजस्थान के उनके फैमिली वाले आए थे, पूरे एकदम राजस्थान से उनको बुलाया था सबको उन्होंने, अपने फैमिली वालों को, तो उनके लिए पूरा एकदम शाही भोग लगा था। मुझे भी बिठा दिए, तो मैं वहां भी खा लिया। अब इतना रिलेशन तो बन गया था कि वो मेरे को चेहरे से पहचान गए थे। तो मैंने उनसे बात करी, धीरे से बताया उनको कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा पूरा सामान चोरी हो गया है, मैं क्या करूं। मतलब क्या करूं नहीं पूछा, मैं ऐसा थोड़ा सा इमोशनल करना चाह रहा था। करना क्या चाह रहा था मैं, मेरे कुछ चाह रहा था नहीं मेरे पास उस वक्त भी, कर दिया मैंने। बस मैंने कहानी सुना रहा था उनको, मेरे को पता था इमोशनल तो हो ही जाएंगे। तो मैं उनको सुनाते गया, बहुत ज्यादा इमोशनल होते गए वो, है ना, हो ही जाते। मैं उस टाइम जिस तरीके से, जिस एक्सप्रेशन से बोल रहा था ना, छोटा सा बच्चा, अभी तो फिर भी थोड़ी सी दाढ़ी आ गई, उस टाइम तो वो भी नहीं थी, एकदम चिकना, एकदम मस्त छोटा सा बच्चा प्यारा था। तो फिर उन्होंने मुझे खुद से ऐसा इंसिस्ट किया कि हम समझते हैं आपके साथ क्या हुआ है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आप एक काम करो, हमारे साथ रह लो। मेरा काम हो गया वहां पे। इवेंचुअली जब मैंने सुबह किया, शगुन दिया, शाम को मैं वापस आया खाना खाने, खाना तो खाना था वैसे, पर मेन मोटिव यही था कि इनसे दोस्ती बढ़ानी है। अब तुम किसी के हाथ का खाना खाओगे पहले दिन में, ओपनिंग में इंडियन होके भी, तो बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, एकदम लगाव हो जाता है इंसान को। तो मेरा मोटिव यही था दिमाग में। खैर मैंने जो पुरानी ट्रिप्स करी थी, मुझे इस चीज से एक्सपीरियंस मिल गया था कि लोगों को पटाना सीख जाओ बस, कैसे भी लोगों को अपनापन दे दो बस एक बार, कैसे भी। तो मैंने उनसे अपनापन जीत लिया। उन्होंने मुझसे खुद से ऑफर कर दिया कि आप एक काम करो, कुछ दिन हमारे साथ रह लो, हमारे घर पे। तो फिर मैं कुछ टाइम तक उनके घर पे रहा। अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ, क्योंकि पटाना बहुत जरूरी है, डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है, और बहुत जरूरी है आगे सुनना भी। सस्पेंस हम यहाँ पे छोड़ते हैं, आगे ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के लिए सस्पेंस है। वैभव भाई फिर से आएंगे और आगे की कहानी हम फिर से सुनेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।